Good morning, dear students. You welcome again my class. पिछली क्लास में हम सत्ता की सीमाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्राकृतिक सीमा, नैतिक सीमा, संस्कृति से संबंधित सीमा और संविधान और उसके नियमों, उपनियमों की सीमाओं का अध्ययन किया था। अब उन्हीं सीमाओं को और कंटिन्यू करते हुए सत्ता के प्रयोग पर जो अगली सीमा है वो है आर्थिक सीमाएं। कोई भी सत्तारूढ़ जो पावर है, सत्तारूढ़ जो व्यक्ति है, सत्तारूढ़ जो संस्था है, वो अधीनस्थों को आर्थिक रूप से उन्हें अपनी काबिलियत के आधार पर रोक नहीं सकती। यदि उनमें आर्थिक क्षमताएं हैं या उनके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर उनकी आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर जो उनकी प्राप्ति के वो हकदार हैं, उससे उन्हें महरूम कोई भी सत्ता नहीं कर सकती। तो आर्थिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को एक अपना अच्छा जीवन बसर करने का, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने का और अपनी योग्यतानुसार उच्च से उच्च पद, बड़े से बड़े ओहदे को, बड़े से बड़े व्यवसाय को करने का जो उसका अधिकार है, उससे उसे वंचित कोई भी सत्तारूढ़ व्यक्ति, नेतृत्वकर्ता या संस्था नहीं कर सकती। इसी तरह अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ, अधीनस्थ जो सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं, अधीनस्थ विभिन्न जो अधीनस्थ हैं उनके हितों की एकता के आधार पर वो अपना एक समूह बनाकर रखते हैं, जिसको कि हम लॉबी कहते हैं। तो अधीनस्थों के द्वारा उनके आपसी हितों की पूर्ति के लिए या आवश्यकता पड़ने पर अपने संघ के लोगों की बात सत्ता के सामने रखने के लिए जो ये संघ बनाए जाते हैं, उन संघ की बातों को सत्तारूढ़ व्यक्ति, नेतृत्वकर्ता या शक्ति नकार नहीं सकती। अधीनस्थों के संघों के साथ सत्ता को बात करनी होगी और उनके आवश्यक अधिकारों को भी सत्ता को देना होगा। वो उनको उनसे वंचित नहीं कर सकती। इसी तरह कोई भी राष्ट्र एकाकी जीवन नहीं कर सकता। जिस प्रकार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है अपने हितों की पूर्ति के लिए, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय विश्व या व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से किसी न किसी रूप में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अन्य क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है, जैसे हवाई क्षेत्रों से संबंधित जो कानून है या समुद्रों के उपयोग से संबंधित जो कानून है या संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके नियमों का पालन प्रत्येक सत्तारूढ़ व्यक्ति को, संस्था को करना पड़ता है। वो इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संगठनों की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक राष्ट्र की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। किसी भी राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत सॉवरेनिटी के तहत सर्वोच्च अधिकार है, लेकिन अपने क्षेत्रफल के बाहर की भी विभिन्न ऐसी स्थितियां होती है, विभिन्न ऐसे नियम कानून हैं जिनका की पालन हमें करना पड़ता है। इसी तरह से सक्रिय व्यावसायिक संघ, श्रमिक संघ और दबाव समूह व्यवसायियों के या श्रमिकों के या एक ही हित से जुड़े हुए व्यक्तियों के अपने जो समूह है, जिनको हम दबाव समूह कहते हैं, ये दबाव समूह दबाव के द्वारा सत्ता पर अपना वो प्रभाव डालते हैं और अपने हितों से संबंधित विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कानून और नियमों का निर्माण ये सत्ता के द्वारा करवाते हैं। तो सत्तारूढ़ व्यक्ति, संस्था इन अधीनस्थों के श्रमिक संघों को, इनके दबाव समूहों को भी नकार नहीं सकती। इनकी बात भी उसे सुननी पड़ती है। तो दबाव समूहों के दबाव को भी सत्ता पर एक सीमा के रूप में या एक लिमिटेशन के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं का अनदेखी कोई भी सत्तारूढ़ व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकती। फिर हम आगे देखते हैं सत्ता की विशेषताएं अथवा इसके लक्षण क्या होते हैं। सत्ता के लक्षणों में सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है
जिस तरह शक्ति संबंधात्मक हमने पढ़ी थी कि एक शक्ति का प्रयोग करता होता है और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो दो पक्षों का होना आवश्यक है। उसी तरह सत्ता भी संबंधात्मक होती है। एक आदेश देने वाला होता है और दूसरा पक्ष आदेशों की पालना करने वाला है। एक सत्तारूढ़ संस्था व्यक्ति है जिसके पास सत्ता है, पावर है, और दूसरा जो पक्ष है वो सत्ता के आदेशों को मानता है। तो सत्ता हमेशा संबंधात्मक होती है। सत्ता का केवल एक पक्ष नहीं हो सकता, न केवल आदेश देने वाला पक्ष हो सकता है और न ही केवल आदेश मानने वाला पक्ष है। इसी तरह सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। प्रभुत्व मीन्स आदेश देने की क्षमता प्रदान करती है। सत्ता जिसके पास है उसमें स्वयं में एक स्वामित्व की एक शक के रूप में उसके पास सुप्रीम पावर है, ये फीलिंग उसमें आ जाती है। तो सत्ता संस्था या व्यक्ति को प्रभुत्व प्रदान करती है, जिसको कि हम सॉवरेनिटी कहते हैं या जिसको सर्वोच्च शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसी तरह सत्ता औचित्यपूर्ण भी होती है और मर्यादित भी होती है। मर्यादित होने की हमने ऊपर अभी बहुत सारी चीजें पढ़ी कि सत्ता पर कितनी मर्यादाएं आरोपित की जाती हैं। सत्ता औचित्यपूर्ण भी होती है। सत्ता का आदेश मानने वाला जो पक्ष है वो उसे इस आधार पर मानता है कि सत्ता का आदेश मानने पर उसे कोई नुकसान नहीं है, जबकि सत्ता का आदेश नहीं मानने की स्थिति उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो सत्ता की उपयोगिता और महत्व सबसे बड़ा उसका प्रमाण है, जिसको कि हम औचित्यपूर्णता कहते हैं। इसी तरह सत्ता उत्तरदायित्व होती है। संविधान के द्वारा किसी भी व्यक्ति संस्था को जो सत्ता सौंपी जाती है तो केवल सत्ता आदेश देने मात्र की हैसियत नहीं रखती, अपितु सत्ता की अपने अधीनस्थों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके हितों की पूर्ति करना सत्ता की जिम्मेदारी भी होती है। सत्ता का प्रयोग करने वाला पक्ष केवल शक्ति के रूप में उसका प्रयोग नहीं करता, अपितु अपने अधीनस्थों के प्रति उसकी विभिन्न जिम्मेदारियां निहित होती है। उन जिम्मेदारियों का उसे निर्वाह आवश्यक रूप में करना होता है। तो ये सत्ता की विभिन्न विशेषताएं हुई, उसकी उपयोगिता, उसका औचित्य, संबंधात्मक होना और सत्ता के द्वारा प्रभुत्व की स्थिति प्रदान किया जाना। नेक्स्ट में हम देखेंगे सत्ता के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। सत्ता के विभिन्न प्रकारों में है, सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं संवैधानिक और कानूनी सत्ता। संवैधानिक सत्ता अर्थात संविधान के द्वारा जिनको प्रत्यक्ष सत्ता सौंपी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय, इन्हें सीधे संविधान के द्वारा सत्ता प्रदान की जाती है। ये संवैधानिक सत्ता कहलाती है। और इसी से जुड़ी जो कानूनी सत्ता है, संसद और विधानसभाओं के द्वारा कानून बनाकर अपने अधीन विभिन्न विभागों और उनके अधिकारियों को जो सत्ता सौंपी जाती है उसे हम कानूनी सत्ता कहते हैं। एक संविधान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जिन्हें सत्ता सौंपी गई है वो संवैधानिक सत्ता है। और संवैधानिक सत्ता का प्रयोग करके विभिन्न संस्थाओं द्वारा अन्य अधिकारियों को जो सत्ता प्रदत्त की जाती है वो कानूनी सत्ता कहलाती है। इसी तरह सत्ता के प्रकार में जो अगला प्रकार है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता किसी भी राज्य की कार्यपालिका की सत्ता को कहा जाता है। जो किसी देश में राष्ट्रपति और किसी देश में जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर ये कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसे अमेरिका। और जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होती है वहाँ पर ये प्रधानमंत्री में निहित होती है, जैसे भारत, ब्रिटेन और अन्य बहुत सारे देश। राजनीतिक सत्ता का भी एक उपभेद प्रशासनिक सत्ता कहा जाता है। इस राजनीतिक सत्ता को विभिन्न अधीनस्थ उसमें विभागों में या लोगों में इसे बांटा जाता है। तो इसके 3
प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक सत्ता राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, और राजनीतिक सत्ता का एक उपभेद प्रशासनिक सत्ता, और प्रशासनिक सत्ता के 3 प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है सूत्र सत्ता या श्रेणी सत्ता। इस सूत्र सत्ता या श्रेणी सत्ता में सर्वोच्च अधिकारी में सत्ता निवास करती है, और ऊपर से नीचे की ओर इसका प्रवाह होता है। सुप्रीम जो इसके पावर है वो सबसे ऊंचे अधिकारी में निहित होती है, और वो नीचे से ऊपर की ओर इसका प्रवाह माना जाता है। कर्मचारी वृंद सत्ता, इस प्रशासनिक सत्ता के दूसरे प्रकार में जो आती है सत्ता कर्मचारी वृंद सत्ता, ये उच्च से निम्न और निम्न से उच्च श्रेणी दोनों ओर ही इसका प्रवाह चलता है। जैसे श्रेणी सत्ता में केवल ऊपर की ओर से नीचे सत्ता आती है, जब कर्मचारी वृंद सत्ता में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही ओर इसका संतुलित रूप में प्रवाह होता है। और प्रकार्यात्मक सत्ता में विभिन्न अधिकारियों को निर्णय लेने का जो अधिकार देती है वो प्रकार्यात्मक सत्ता कहलाती है। विभिन्न अधिकारियों के अलग अलग जो कार्य या दायित्व निर्धारित हैं, उनके आधार पर वो जो निर्णय ले सकते हैं वो उनकी प्रकार्यात्मक सत्ता कहलाती है। तो ये राजनीतिक सत्ता और सत्ता का जो उपभेद प्रशासनिक सत्ता, और प्रशासनिक सत्ता को भी 3 भागों में जो बांटा गया है, श्रेणी सत्ता, कर्मचारी वृंद सत्ता और प्रकार्यात्मक सत्ता। सत्ता का जो तीसरा प्रकार है वो है परंपरागत सत्ता। जब सत्तारूढ़ व्यक्ति या संस्था को सत्ता इस आधार पर किसी जगह यदि वंश परंपरा के आधार पर उसी परिवार के किसी बड़े व्यक्ति या ज्येष्ठ पुत्र को जब सत्ता सौंपी जाती है, वो सत्ता का परंपरागत सत्ता वाला प्रकार समझा जाता है, जिसमें शासितों को सत्ता की आदेशों को मानना ही होगा, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरह चमत्कारिक सत्ता, जब सत्तारूढ़ व्यक्ति के द्वारा जनता के हित में कोई ऐसा कार्य किया जाता है, कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिससे जनता बहुत अधिक उससे प्रभावित होती है, तो नेतृत्वकर्ता के चमत्कारिक गुणों के आधार पर जब सत्ता किसी को मिल जाती है, सपोज कोई एक अचानक किसी समाज में कोई आंदोलन होता है, आंदोलन का नेतृत्व करता जब उस आंदोलन को सफल रूप में आगे पहुंचाकर जनता के हितों के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राप्ति हो जाती है लक्ष्यों की, तो जनता उस आंदोलनकर्ता नेतृत्वकर्ता को चमत्कारिक रूप में ये मान लेती है कि इनके बिना, इनके अलावा इस कृत्य को कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो किसी संस्था या किसी व्यक्ति के चमत्कारिक आधार पर उसकी सत्ता को मानना या चमत्कारिक आधार पर सत्ता प्राप्त करना चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। सरकार के विभिन्न अंगों में निहित सत्ता, सरकार के जो विभिन्न अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को अपने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो सत्ता सौंपी जाती है। एक के पास कानून बनाने का अधिकार, दूसरे के पास कानूनों को लागू करने की सत्ता, तीसरे के पास इन दोनों अंगों के विवाद या राज्य और नागरिकों के बीच किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर न्याय करने की जो क्षमता दी जाती है। तो सरकार के विभिन्न अंगों में अलग अलग सत्ता प्रदान की गई है। और इसी तरह सरकार के जो अन्य जो अंग हैं, सत्ता का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, केंद्रीय से ये सत्ता प्रांतीय लेवल पर विकेंद्रित की जाती है, और प्रांतीय से स्थानीय स्तर पर भी इस सत्ता का बिखराव किया जाता है। तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर ये सत्ता कहलाती है, जिसे केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय 3 स्तरों में हम बांट सकते हैं। संख्या की दृष्टि से सत्ता को एकल सत्ता, बहुल सत्ता और आयोगात्मक सत्ता। जब सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है तो वो एकल सत्ता कहलाती है। सत्ता का प्रयोग करने में एक से अधिक लोग यदि शामिल होते हैं तो वो से हम बहुल सत्ता के नाम से जानते हैं। और जब सत्ता का प्रयोग किसी संस्था, किसी निकाय या किसी आयोग के द्वारा किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और सभी की समान रूप में शक्तियां होती हैं निर्धारित, उसे हम आयोगात्मक सत्ता कहते हैं। और विषय की दृष्टि से कानूनी सत्ता हो सकती है, सामाजिक सत्ता हो सकती है, धार्मिक सत्ता हो सकती है।
जैसे पहले धार्मिक संस्थानों के जो प्रमुख थे उन्हीं के हाथ में सत्ता होती थी, वो धार्मिक सत्ता कहलाती थी। जैसे यूरोप में पोप के हाथों में राज्य भी पोप के अधीन हुआ करता था, सुप्रीम पावर पोप के पास हुआ करती थी, तो वो धार्मिक सत्ता है। कई बार सत्ता सामाजिक संगठनों का नेतृत्वकर्ता जो होता है उसके पास होती है, तो उसे हम सामाजिक सत्ता कहते हैं। कई बार तकनीकी क्षेत्र में यदि सत्ता तकनीकी से जुड़े समूह या व्यक्ति के पास हो तो उसे हम तकनीकी सत्ता भी कहते हैं। तो ये सत्ता के विभिन्न प्रकार हैं, और सत्ता के प्रकारों में मैक्स वेबर ने भी 3 इसके प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने जो प्रकार बताए वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जो प्राचीन काल से किन्हीं व्यक्ति या संस्थाओं में निहित चली आ रही है, जिस तरह से पोप, महंत और धर्म गुरुओं की जो सत्ता है या जो राजपद की सत्ता है, जैसे ब्रिटेन में आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी वहाँ के सम्राट या साम्राज्य के अंतर्गत जो सत्ता का निवास है वो परंपरागत सत्ता की श्रेणी में आता है। दूसरा, बौद्धिक, कानूनी या नौकरशाही की सत्ता। जो संविधान के द्वारा जो विभिन्न पद निर्मित किए गए हैं उन पदों के अंतर्गत जो शक्ति सामर्थ्य है वो बौद्धिक कानूनी सत्ता कहलाती है। और तीसरा जो प्रकार है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। सत्ताधारी के करिश्माई व्यक्तित्व से जो उसे हासिल होता है उसे हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। तो आज हमारा ये सत्ता वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।